गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयपुर एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और आज की क्लास में मैंने टॉपिक लिया है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अभी तक हमने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसका इंट्रोडक्शन, उसका इवोल्यूशन, प्लांट लेआउट, लोकेशन, थोड़े से शॉर्ट नोट्स, इसके साथ साथ बहुत सारी और दूसरी चीजें की थी। अब जरा मैं बताती हूँ कि एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी को अप्लाई करना कितना ज़रूरी है। जब भी कोई व्यक्ति किसी यूनिट को एस्टेब्लिश करता है तो वो अपने बेनिफिट के लिए करना चाहता है, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को वो हायर करता है या एम्प्लॉयमेंट देता है, क्या उन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का उसे किसी ने राइट दिया है? नहीं दिया। नो वन हैज़ द राइट टू एक्सप्लॉइट और डैमेज द लाइफ और द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, ये हमारे लॉ ने कहा है। और आपने अगर मेरे लॉ के वीडियोस देखे होंगे तो आपको मैंने ये चीज क्लियर की है कि हमारा कानून किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे की ना ही तो उसकी संपत्ति और ना ही तो उसकी जिंदगी को ना तो बर्बाद करने ना ही खत्म करने का अधिकार देता है। बस इसी थ्योरी को, इसी सिद्धांत को आगे ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल सेफ्टी को हम समझने की कोशिश करते हैं। औद्योगिक सुरक्षा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ लिखी है। आप देखेंगे बोर्ड के जो राइट साइड कॉर्नर पे मैंने लिखा है वो ये लिखा है, दिस इज द फुल टाइम जॉब। एक बात यकीन मान लीजिए कि किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग 15 घंटे होता हो, 20 घंटे होता हो या 24 आवर्स फैक्ट्री रन करती हो सकता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का पॉइंट है ये फुल टाइम जॉब होता है। इसको किसी भी हालात में पार्ट टाइम जॉब समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। एक एम्प्लॉयर को हमेशा फुल टाइम जॉब के दिमाग में रख करके अपनी इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मेजरमेंट्स को अप्लाई करना चाहिए। तभी आप अपने एम्प्लॉयज की, अपने वर्कर्स की, अपने लोगों की, अपनी मशीन की, अपने प्लांट की, अपनी चीज़ों की, अपने प्रोडक्शन की, अपने उस सारे मटेरियल की सुरक्षा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी समय हादसा हो सकता है और हादसा कभी भी बेल नहीं बजाता। यकीन मान लीजिएगा कि इसके लिए हमें ही अलर्ट रहना होता है। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और जितना सेंसिटिव ये समझने में नहीं है उतना सेंसिटिव ये प्रैक्टिकल अप्लाई करने में है। उन लोगों से पूछिए जहां एक गलती, जरा सी गलती बहुत सारे लोगों की जिंदगी ले जाती है। आपको इस समय मैं थोड़ा सा याद दिलाती हूँ भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। आपको मालूम है भोपाल गैस ट्रेजेडी जब 1985 में हुई थी, आज के करीबन 40 साल होने को आ रहे हैं, उस समय पर एक जरा से वॉल्व की लीकेज ने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी थी। और जो लोगों की डेथ हो गई थी ना, वो तो समझ लिए बहुत सेफर साइड थे। पूछिए उन लोगों की जिंदगियों से जो मरे भी नहीं और जिंदा रहे भी नहीं। सच में बहुत सारी डिजीज हो गई थी, लंग्स की डिजीज, स्किन की डिजीज, मेंटल इम्बैलेंसिंग, बहुत हॉरिबल केस था वो, ठीक है। तो इस केस को मैं इस जगह यहाँ क्यों कोट कर रही हूँ, ताकि आपको इसकी गहराई समझ में आए कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, साथ में शेयर और लाइक भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। क्लियर? अब आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट की ये वो एक्टिविटी है, यानी ये वो इवेंट्स होते हैं जहां पे वो कंसर्न्ड होते हैं इन 3 बातों के लिए। कौन सी 3 बातों के लिए कंसर्न्ड होते हैं? इन्हें किस चीज की सोच रखते हैं वो? रिड्यूसिंग, कंट्रोलिंग एंड एलिमिनेटिंग हजार्ड्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट। चाहे तो हजार्ड्स का मतलब होता है जो भी कमियां हैं या कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उन सभी परेशानियों को, कठिनाइयों को या बाधाओं को ना केवल खत्म करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए और उनको कम करने के लिए। ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। रिड्यूस करना मतलब है लेकिन उसे कम कर दिया, उसकी डिग्री को कम कर दिया। कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का मतलब है कि अगर कोई स्थिति बाहर भी होती है तो वी आर केपेबल टू कंट्रोल, राइट। और एलिमिनेट का मतलब है जड़ से ही खत्म करो। कोई चीज अगर आपको परेशान करती है तो टेम्परेली उसे खत्म नहीं करना, उसे जड़ से खत्म करना, उसको बोलते हैं एलिमिनेट, ठीक है। तो रिड्यूस करना और एलिमिनेट की डिग्री में बिल्कुल अंतर है। एलिमिनेट जड़ से खत्म करती है चीजों को। तो ये कहते हैं जितनी भी यूनिट में बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उनको
कम करना, नियंत्रित करना और उन्हें जड़ से खत्म करने के संबंध में जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज होती हैं उनसे कंसर्निंग है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। आगे की बात करते हैं कि इसकी प्लानिंग कैसे की जाती होगी। ये कहता है अगर एक अच्छा प्रॉपर लेआउट किया जाए, सेट किसी भी यूनिट में एक आइडियल लेआउट की सेटिंग की जाए और जिसमें ऑल द फिजिकल एंड पर्सनल फैसिलिटीज को डेवलप किया जाए, जितनी भी भौतिक और व्यक्तिगत सुविधाएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उन मेजर्स को ध्यान में रखते हुए वो सारी फैसिलिटीज डेवलप की जाएं, तो हम कह सकते हैं कि इसको ढंग से प्लान किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस इंडस्ट्रियल सेफ्टी को प्लान करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए क्या हमारे दिमाग में लक्ष्य होता है? तो ये कहता है बहुत सारे लक्ष्य हैं। अगर मोटे तौर पे मानेंगे तो ये कहता है प्रिवेंट करता है एक्सीडेंट्स को और वर्क स्टॉपेज को, किसी भी हादसे को रोकने का और किसी भी काम की रुकावट का, यानी काम में कोई भी रुकावट आ जाए उस काम को रुकावट को रोकने का और उस हादसे को टालने का मेन लक्ष्य होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। इसके अलावा बहुत सारे लक्ष्य हैं, जैसे टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट इन द प्लांट बाय रिड्यूसिंग द हजार्ड्स टू मिनिमाइज। इसके अलावा एलिमिनेट करता है एक्सीडेंट कॉजेस को, जिससे जो लॉस्ट हो सकता था प्रोडक्शन का वो कम होता या काम का जो रुकावट आ सकती थी वो कम होता। इसके साथ ही वर्कर्स के कंपनसेशन को भी रिड्यूस किया जा सकता है। ये यकीन मान लीजिए अगर एक व्यक्ति के साथ कोई हादसा होता है और उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है तो ये जो पैसा लगता है ये पैसा भी तो कॉस्ट में ही काउंट होता है। तो कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन को अगर आप कम करते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और हर एक बिजनेसमैन की एक जो मेन कहना चाहिए दिमाग में मोटिव होता है, जो लक्ष्य होता है वो यही होता है, हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और इसी चीज को अगर उसने दिमाग में सेट रख लिया है तो वो कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन को कम करने के लिए भी बहुत दिमाग लगाएगा। और कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन कम करने का ये मतलब नहीं है कि हादसे तो होते रहने दो, उसको कंपनसेट अपन कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन अपने आप कम हो जाएगी। नो, दिस इज नॉट राइट द वे, राइट। इसका मतलब है कि आप एक्सीडेंट्स की रेट्स को कम करो ताकि कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाए। इसके अलावा ये कहता है एक और ये चीज है कि एम्प्लॉइज की मोरल को बूस्ट करने के लिए भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी का एक लक्ष्य होता है। लोगों में ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जिस यूनिट में वो लोग काम करते हैं वो सेफ्टी है, वहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट है, उनकी जिंदगी सेफ है, उनकी फैमिली सेफ है, उनकी चीजें सेफ है। और यही जो अगर उन्हें ये इम्प्रेशन मिल जाए तो मानसिक रूप से वो लोग बहुत सेटिस्फाई होते हैं और मानसिक रूप से जो स्टेबल व्यक्ति होता है वो ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है। तो इस तरीके से ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब जरा बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। देखो भाई, इंडस्ट्रियल जो causes a great loss to both the employer and employee, this is having importance। अपने आप में अगर सेफ्टी को नहीं फॉलो किया जाए तो ना केवल एम्प्लॉय के लिए बल्कि एम्प्लॉयर के लिए भी ये बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी लागत है और इसीलिए इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कहता है सबसे पहले तो जो क्षतिपूर्ति लागत है उसको कम करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। आगे कहता है जितनी भी मेडिकल एड में जो कॉस्ट जाती है वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी जो हमें चिकित्सकीय सहायताएं दी जाती हैं एम्प्लॉइज को, उन सारे को कम किया जा सकता है अगर हमने सेफ्टी मेजर्स को यूज किया होगा। आगे कहता है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ न्यू वर्कर, किसी भी नए आदमी को काम करने के लिए ट्रेंड करने में जो कॉस्ट आती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट चीज है। अब मान के चलिए एक व्यक्ति को आपने अपने यहाँ एम्प्लॉय रखा है और उस व्यक्ति को जब ये इंप्रेशन आ जाता है कि यहाँ पे बहुत ही सेफियर एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे व्यक्ति के जीवन का बहुत महत्व दिया गया है, तो वो वहाँ पे ना केवल काम करता है बल्कि वहाँ टिका भी रहता है। तो जो वो टिका रहता है ना तो वो नहीं जाना चाहता कभी भी, अनटिल अनलेस कि कोई एडवर्स कंडीशन ही ना हो जाए। तो अगर वो वहाँ टिका हुआ है तो यकीन मान लीजिए किसी नए एम्प्लॉय को रखने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और अगर नए एम्प्लॉय को रखने की ज़रूरत नहीं है तो उसको ट्रेन करने की तो ज़रूरत ऑटोमेटिकली खत्म है। तो ये कहता है उस कॉस्ट को भी आप कम कर सकते हो अगर आपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी को मेजर को डेवलप किया गया है। इसके अलावा सुपरविजन की या इंस्पेक्शन की कॉस्ट भी कम हो जाती है। एक परफेक्ट एम्प्लॉय जो कि मास्टर है अपने काम में, उसको बार बार देखने के लिए या उसको इंस्पेक्ट
करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो कॉस्ट भी कम हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लॉस्ट ऑफ टाइम की कॉस्ट नहीं आती है, यानी जो समय है वो फालतू बर्बाद नहीं हो रहता है। इसी तरीके से पब्लिक हेल्थ सर्विसेज वगैरह जो होती हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, उन सबको अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो जो अतिरिक्त लागतें होती हैं वो भी अपनी सारी खत्म हो जाती है। इसके अलावा ये कहता है मशीन की डैमेज हो, मटेरियल की स्पॉइलेज हो, या जो इंजरी होने पर जो वेजेस एक्स्ट्रा दिया जाता है उसकी कॉस्ट हो, या लोगों का जो मानसिक बल है, मनोबल है, मोराल है, उसका लॉस होने से जो कॉस्ट हमारी आती है उसकी नुकसान को रोका जा सकता है। उसके अलावा कहता है उस वर्कर की लाइफ को या उस वर्कर की फैमिली के बर्बाद होने की जो आशंका है उनको भी हम खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो इम्पोर्टेंस कहेंगे तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लॉन्ग टर्म है। ये आज नजर आ रहा हो इतना ही नहीं है, ये आज नजर होने के साथ साथ आगे भी बहुत अपना प्रभाव छोड़ता है, असर छोड़ता है लोगों के दिमाग पर भी और उनकी जिंदगी पर भी, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। राइट, अब जरा आगे की बात करते हैं। जब हमने बात कर ली कि सिग्निफिकेंस क्या है, तो अब बात करते हैं फिर होता क्यों है इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो क्यों होते हैं। तो क्यों होते हैं इसकी जरा हम बात करते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो ये एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ ये कहता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी को अगर लागू करना है तो उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हुए, उन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कि एक्सीडेंट्स होते क्या हैं, हादसे क्या होते हैं, उनको जरा समझ लें। तो एक बात हमेशा याद रखो, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस ऑफ इवेंट। किसी भी घटना का आकस्मिक होना या उसका अप्रत्याशित होना वही हादसा है। जिसको आप प्रत्याशित कर लो या जिसको आप मान लो कि होने वाली है ये बात, वो कभी एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट वो है जो सडन हो, अचानक हो और अप्रत्याशित हो, जिसकी आपने उम्मीद या आशा नहीं की हो। ऐसी कोई भी घटना घटती है उसको हम हादसा कहते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सब लोगों को, बच्चों लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हादसा कहते किसको है। ठीक है, कोई घटना नहीं है, ये वो घटना है जो अप्रत्याशित हो और अचानक हो। ठीक है, और इसका रिजल्ट नुकसान होना चाहिए, इसका रिजल्ट नुकसान होना चाहिए। इसीलिए कहता है अगर हम हादसों की बात करें तो कितने तरीके के हो सकते हैं। ये कहता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर हम उसकी सेवेरिटी यानी उसकी जो गहराई है उसको दिमाग में रखें, या ड्यूरेबिलिटी है कितने टाइम तक रहती है उसको ध्यान रखें, या डिग्री ऑफ इंजरी की बात करें कि कितनी ज्यादा लगी है कितना कम लगा है, उस चीज की बात करें तो हम यहाँ कहते हैं इसको हम 3 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं। एक होता है मेजर एक्सीडेंट, एक होता है माइनर एक्सीडेंट और एक होता है एक्सटर्नल इंजरी। ठीक है, देखो एक व्यक्ति को आप मान लीजिए ऊपर से नीचे गिर गया, हो सकता है उसको कोई ब्लीडिंग वगैरह ना हो, कोई दिखने में कोई चोट ना लगे, लेकिन मानसिक रूप से उसको ऐसा शॉक हुआ हो वो कि उसका मेंटल इम्बैलेंस हो गया। राइट, तो हो सकता है कि ये बहुत गहरी चोट है। तो और एक वो चीज है जो दिख रही है कि खून आ गया है, कट लग गया है, वो सब दिख रहा है, तो एक्सटर्नल इंजरी है। एक होता है माइनर इंजरी है। तो इस तरीके से एक्सीडेंट को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है, मेजर, माइनर और एक्सटर्नल इंजरी। राइट, तो अब आगे की बात कहते हैं इनके कारण क्या होते हैं। एक्सीडेंट्स के टाइप समझ में आ जाते हैं, इनके क्या कारण होते हैं। तो ये कहता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं कहने को तो, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें तो अनसेफ कंडीशंस जो होती हैं, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वर्क शेड्यूल की हो, चाहे साइकोलॉजिकल कंडीशंस की हो, या मशीनरी और टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित हो, वो सारी कंडीशंस जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके कारणों में एक कारण है। दूसरा कारण है जितने भी अनसेफ एक्ट्स हैं, काम करने के जो असुरक्षित तरीके हैं, वो भी एक्सीडेंट्स का कारण होते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे विविध कारण हैं, यानी मिसैलिनियस कॉजेज होते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये कहते हैं अगर हम एक्सीडेंट्स के रिकॉर्ड करें कि किस तरीके से कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हम ये कहते हैं 2 मुख्य अनुपात कहे गए हैं एक्सीडेंट्स के रिकॉर्ड के या उसके मेजरमेंट के। एक तो होता है एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट, AFR, एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट, और इसको AFR कहा गया है। इसके लिए कहता है इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ इंजरीज को मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख से,
और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स वर्क, कितने घंटे काम किया गया है। और अगर दूसरा रेशियो की बात करें तो एक्सीडेंट सेवेरिटी रेट, यानी कितना गहरा एक्सीडेंट हुआ उसका अगर रेशियो निकालना हो, इसको बोलते हैं ASR, एक्सीडेंट सेवेरिटी रेट। तो इसके लिए कहते हैं नंबर ऑफ मैन डे लॉस्ट, जितने दिन काम नहीं किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके नंबर ऑफ डेज जो कि लॉस्ट हुए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख से और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स वर्क, जितने मानव घंटे काम किया गया है उससे डिवीजन कर दो, पता चल जाएगा कि सेवेरिटी रेट क्या है और फ्रीक्वेंसी रेट क्या है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में इन दोनों रेशियोज पे बहुत दिमाग लगाया जाता है। अगर ये हाई आते हैं तो यकीन मान लीजिए उस यूनिट में इंडस्ट्रियल सेफ्टी मेजर्स को नहीं फॉलो किया जा रहा है और वो सेफियर प्लेसिंग नहीं कहा जा सकता है किसी भी वर्कर या एम्प्लॉय के लिए। इन रेशियो में जितना कम होता है पॉइंट उतने ही ज्यादा इसको सुरक्षित जगह माना जाता है। ठीक है, तो अब ये कहता है क्या रीजंस होते हैं प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स के, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक होता है ह्यूमन रीजन, एक होता है कॉस्ट रीजन और एक होता है लेजिस्लेशन रीजन। तो ये कहता है ह्यूमन रीजंस यानी कोई भी व्यक्ति, नो वन कम्स टू वर्क टू बी इंजर्ड और किल्ड। ये कहता है कोई भी व्यक्ति मरने के लिए या इंजर्ड होने के लिए काम करने के लिए नहीं आना चाहता। एक होता है कॉस्ट, यानी अगर ये कहता है कि एक्सीडेंट कॉस्ट जो होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही होती है, तब भी ये मानते हैं कि एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उसके अलावा कानून ये कहता है एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो बनती हैं आपको मालूम होगा उसमें इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लागू करने के लिए कई रूल्स और प्रोविजंस होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से भी लोग एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई। अब जरा बात करते हैं अगर इंडस्ट्रियल हजार्ड जो वगैरह होते हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें देखो, कॉशन लगाने चाहिए यानी चेतावनी बोर्ड लगाने चाहिए, वार्निंग जो होर्डिंग्स होते हैं वो सब लगाने चाहिए ताकि कि एक व्यक्ति को ये पता चले कि यहाँ पे खतरा है। जैसे डेंजर टैग्स होते हैं, कॉशन टैग्स होते हैं, वार्निंग टैग्स होते हैं जिसपे लिखा होता है डू नॉट कम नियर या प्लेस इट कूल एट कूल टेम्परेचर। इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है ताकि कि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके या प्रिवेंट किया जा सके। क्या तो उसके लिए चाहे तो आप टैग्स इस्तेमाल कीजिए या लेबलिंग कीजिए या चार्ट्स लगाइए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात कहते हैं कि इसको इंश्योर करने के लिए कौन से एक तरीके इंडस्ट्रियल सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कौन कौन से मेजर्स होते हैं। तो ये कहते हैं 4 ईज को ध्यान रखना चाहिए, 4 ईज। नंबर 1 इंजीनियरिंग, यानी आपका जो लेआउट है, प्लांट का जो लेआउट है उसमें आप इंजीनियरिंग जो साइंटिफिक इंजीनियरिंग है उसको फॉलो करते हुए मशीन्स स्टैंडर्ड की हो, क्वालिटी की हो, वर्किंग प्रोसीजर सेफ्टी वाला हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड के टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, स्किल्ड लेबर को लगाया जाए, उनको उसके काम के हिसाब से सैलरी या वेजेस दी जाए ताकि कि वो असंतुष्ट ना हो, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए बल्कि एक्सप्लोर किया जाए। तो इस तरह की इंजीनियरिंग यूज़ की जानी चाहिए। एडुकेशन, शिक्षा दी जाए, यानी हर एक वर्कर को शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आपको अब क्या करना है, हाउ टू मिनिमाइज द लॉस। कहा जाता है हमारे कॉमर्स में कि इफ यू आर एबल टू मिनिमाइज द लॉसेस इट इज जस्ट इक्वल टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। अगर आप एक नुकसान को कम करने की काबिलियत रखते हैं तो ये बिल्कुल उसी बराबर है जैसे कि आप एक प्रॉफिट को जनरेट करने की या उसको उगाने की काबिलियत रखते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप अपने प्रॉफिट को जनरेट करते हैं या नहीं करते हैं, इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं। देखो लॉस होने लग गया है, जैसे अगर आग लग गई है तो आग तो लग गई है, मगर अब आग के लगने से जान और माल के नुकसान को किस तरीके से बचाया जाए। सबसे पहले आदमी कोशिश करता है जान बचाई जाए। जब जान बच गई है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है, तो आदमी कोशिश करता है माल बचाया जाए। तो किस तरीके से मिनिमाइज किया जाए लॉसेस को, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हम जान बचाएं, और जान अगर बची हुई है तो फिर सेकंड प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है कि हम माल बचाएं। तो ये लॉस को मिनिमाइज करने के लिए एजुकेशन दी जानी जरूरी है। अगर कभी कोई आग लग जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई हादसा हो जाए, तो किस तरीके से उसको मिनिमाइज करना है, आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स उस समय अपनाने हैं जिस समय ऐसा हो जाए। ऐसे ही एनलिस्टमेंट का मतलब होता है ये वो समझ है, ये वो एटीट्यूड है कि आपका एम्प्लॉय और आपका एम्प्लॉयर उस
यूनिट में किस तरह के सेफ्टी मेजरमेंट्स को लागू करेंगे या अडॉप्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे इंडिया में जनरली लोगों की टेंडेंसी होती है, अरे कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, होएगा जब देखा जाएगा, लेट इट गो वाला एटीट्यूड बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एनलिस्टमेंट का मतलब होता है आप पहले से उस नुकसान को, उस हादसे को प्रिडिक्ट करो, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। भगवान चाहेगा ना हो ऐसा, पर अगर हो गया तो तब थोड़ी सोचेंगे। यानी आग लग जाए तब थोड़ी कुआं खोदा जाता है, आग लग जाए तब तो कुएं में से पानी निकाला जाता है। तो प्रोविजंस तो पहले ही लगाए जाएंगे ना। तो इन प्रोविजंस को लगाने का आपका एटीट्यूड क्या है, दैट इज द एनरिचमेंट। एंड लास्ट कहता है एनकरेजमेंट, आपका साहस, आप किस तरीके से अपने मनोबल को बना के रखेंगे उस हादसे के दौरान। क्योंकि देखो, माइंड की बैलेंसिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने सुना होगा, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया, फ्रीज हो गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये सबसे काम नहीं चलता। एनकरेजमेंट, साहस बना रहना जरूरी है। व्हाट कैन आई डू एट दिस क्रूशियल मोमेंट, ये एक अप्रोच होनी चाहिए दिमाग में। तो ये एनकरेजमेंट होता है, ये साहस होता है। हर एक में नहीं होता, मगर जिसमें होता है वो अपना इस साहस का परिचय भी देता है। ठीक बात है। तो अब ये पता नहीं होता किसमें ऐसा होगा और किसमें ऐसा नहीं होगा। जिसमें होगा उसी के साथ हादसा होगा, जिसमें नहीं होगा उसके साथ हादसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि हर एक व्यक्ति को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। राइट। तो ये 4 जो ई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनकी बहुत गहराइयां हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी को मेजर करने के लिए भी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लागू करने के लिए भी और प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स में भी, यानी एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कैसे करना है। तो ये कहता है अगर आप सेफ्टी प्रोग्राम्स को लागू कर देते हो, ये सेफ्टी प्रोग्राम्स में ही आता है, तो बहुत सारी चीजें होंगी। आप कॉस्ट सेविंग कर लोगे, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर लोगे, मोरल को बूस्ट कर लोगे, लीगल प्रोविजंस को फॉलो करने वाला यूनिट बन जाओगे। और ये कहता है इसके लिए आपको करना क्या होगा, कौन से मेजर्स यूज करने होंगे। सबसे पहले कहता है अनसेफ कंडीशंस को रिड्यूस कर दो, रिडक्शन इन अनसेफ कंडीशंस कर दो। फिर सेफ्टी कमिटीज को डेवलप करो, सेफ्टी एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लागू करो, इंस्पेक्शन टाइम पे करते रहो, और जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लागू किए हैं उसमें अपना सपोर्ट करो, उनको अपने यूनिट में लागू करो। राइट। इस तरीके से हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं और अपने यूनिट में न केवल एम्प्लॉयर खुद और बल्कि उस अपने साथ में जो इन एम्प्लॉयज को उसने वहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया है उनकी भी जिंदगी को और सामग्री को, मटेरियल को, फिजिकल जितनी भी चीजें हैं उन सबको वो प्रोटेक्ट कर सकता है। राइट। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को समझना जरूरी है। Thank you for watching my videos regularly.